गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का अमित स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग समय न बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2 निम्न में से किस चीज़ का उदाहरण है, यानी किस प्रक्रिया, किस समीकरण का उदाहरण है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स और अपचयन मतलब रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी परमाणु के धन आयन में वृद्धि होती है, यानी धन आवेश में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। और डिकम्पोजिशन मतलब होता है जब एक यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है। तो जैसे 2HCl है, जब इसको हिट करेंगे तो H2 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन का उदाहरण है। रिडॉक्स मतलब होता है यानी ऐसा समीकरण जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ दिखें। और अपचयन या रिडक्शन किसे कहते हैं? जैसे कि ऑक्सीडेशन था, धन आयन में वृद्धि था, तो ये क्या होगा? धन आयन में कमी होगा या ऋण आयन में वृद्धि को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर जो Cu है, यहाँ Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। यदि Cu की ऑक्सीकरण संख्या 2 से 0 होगी तो ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर कमी आ गई। और यहाँ H2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 हो, यहाँ कितनी हो गई? +1 हो गई। यदि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि आ गई, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, दोनों प्रक्रियाएँ दिखी। इसलिए यह समीकरण जो होगा एक रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? यानी वैज्ञानिकों ने जानवरों को जिस आधार पर बांटा है वो मूल आधार क्या है? तो मूल आधार उनकी नस्ल यानी कि स्पीसीज है। मूल आधार उनकी नस्ल या स्पीसीज है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के जो होता है उसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। और विटामिन ए है, विटामिन बी और विटामिन सी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहले ये देख लें विटामिन के क्या है। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का होता है वो सही से नहीं जमता है और इसी कारण खून प्रॉपर बहता रहता है। और विटामिन के सोर्स क्या हैं? टमाटर, हरी सब्जियां और इत्यादि। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, नहीं इसमें ढेर सारे विटामिन है। तो हम लोग एक एक विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 जिसका नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन, जिसकी कमी से त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है निकोटैनिक एसिड है और इसके कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। जो त्वचा पर लाल लाल दाने निकल आते हैं उसी को पेलाग्रा रोग बोलते हैं। विटामिन B5 जो होता है, B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है और इसकी कमी से जो बच्चों की बुद्धि होती है वो मंद हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की। तो विटामिन B6 है जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। और विटामिन B6 की जो कमी से एनीमिया रोग होता है। लेकिन यदि ऑप्शन में विटामिन B6 और B12 दोनों दिखे तो B12 सबसे अधिक उत्तरदायी होता है, उसके बाद एनीमिया के लिए विटामिन B6 उत्तरदायी होता है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7 जिसको हम लोग बायोटिन बोलते हैं। और उसके बाद विटामिन B11 है जिसका नाम फॉलिक एसिड होता है। और विटामिन B12 जो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है इसका नाम साइनोकोबालामाइन है और ये मेन रूप से एनीमिया के लिए जिम्मेदार विटामिन है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई तो उसको एनीमिया रोग होता है। इसके जो सोर्स हैं मांस और दूध हैं, ETC। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? आप लोग इस क्वेश्चन का सलूशन ध्यान से देखिए। यानी एफ की वैल्यू उन्होंने दे रखा है, चूँकि बात है उत्तल लेंस के बारे में, इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए 10 सेंटीमीटर होगी। और वस्तु की दूरी जो यू है वो कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। और इसमें वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि वस्तु जो होगा बाईं तरफ बनेगा। वस्तु का जो वस्तु होगा बाईं तरफ रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब जो होगा वो दाईं तरफ बनेगा। और जो v का मान है वो हमें निकालना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इतनी बात समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो 1/f, एफ की वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। 1/v तो 1/v रहेगा। 1/u की वैल्यू कितना है? -30 है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10 आ जाएगा। और यदि हम इसको फिर से देखें तो जो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10 माइनस 1/30 था, ये इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30 था। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे आ जाएगा 30, ये 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2/30, 2 15 तीसरी कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। पीछे वाली लाइन में देख लेना, वहाँ पर हमने 1/30 माइनस 1/10 लिख दिया था, वो उल्टा लिख उठा था, 1/10 माइनस 1/30 होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा था। चूने के पानी में, यानी चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। कह रहा है इसमें कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो आपको अच्छे से पता है कि CaCO3 बनता है, CaCO3 बनता है प्लस H2O बनता है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा था कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किसके कारण इसका रंग सफ़ेद हो जाता है या दूधिया हो जाता है? बेरियम कार्बोनेट गलत है, कैल्शियम ऑक्साइड गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, इसकी कमियां थी। तो इसकी कमियां जो थी, न्यूलैंड के अष्टक नियम में इसकी कमियां थी, और मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त नियम आया उसमें ये कमियां दूर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का कितना होगा? तो अमोनिया का फार्मूला पहले जान ले क्या होता है, इसको याद कर लें, NH3 होता है। तो N का कितना दिया है? 14, और हाइड्रोजन का दिया है 1, लेकिन कितने परमाणु हैं? 3, तो 1 गुणे 3, ये 14 + 3 बराबर कितना आ जाएगा? 17। इतनी बात समझ में आ गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, सौर नवीनीकरण कहते किसे हैं? यानी जिस ऊर्जा को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी एक बार यूज कर लें उसके बाद दोबारा भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा आज यूज करें कल भी मिलेगा, उस सौर ऊर्जा की कोई दिक्कत नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, ये भी नवीनीकरण ऊर्जा का सोर्स है। लेकिन जीवाश्म ऊर्जा एक बार आप जला दें, एक बार खत्म हो गई तो फिर दोबारा वो उसके बनने में करोड़ों साल लगेगा। इसलिए जो जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा होगी, मिट्टी का तेल, डीजल और ये सब गैस, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। तो इन सब से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। जीवाश्म ऊर्जा जो है नवीनीकरण ऊर्जा का सोर्स नहीं है, अर्थात नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी ये तीनों जो है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक जो है, इसका मान कितना होता है? आप लोगों को याद होगा तो कैपिटल G का जो मान होता था
6.67 इंटू 10⁻11। अब ये तो मान सबको याद रहता है, यूनिट कैसे याद रखते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो एफ बराबर फार्मूला था कैपिटल जी m1 m2 अपान r², यही फार्मूला था। यदि ये फार्मूला था तो यहाँ से हम जो जी का मान निकालना चाहें, देखो जी का मान कितना आएगा, जी इक्वल टू FR² अपान m1 इंटू m2। अब इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। उसके बाद फिर इसमें क्या कंडीशन है, मात्रक क्या, न्यूटन, यहाँ मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है। जो हाइड्रा होता है ये यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है, और जो अमीबा होता है ये अपना विकास, जिसे मान लीजिए एक अमीबा ये है, एक अमीबा ये है, अब ये दो भागों में टूट जाएगा तो ये अपना विकास, अब ये दो अमीबा होकर जाएंगे तो ये अपना विकास इस प्रकार से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई इकाई का भार क्या होगा, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, यानी भार का जो एसआई यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं। भार होता है W इक्वल टू M इंटू जी, और M इंटू जी मतलब F इक्वल टू M इंटू जी होता है। यदि W इक्वल टू भार बराबर W इक्वल टू M इंटू जी होता है तो M का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और G का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, और बल का एक अन्य मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और बल का एक मात्रक डाइन भी होता है। लेकिन किस में पूछा था, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति को MKS पद्धति भी बोलते हैं। तो एसआई में न्यूटन होता है, यदि CGS में बात करता तो डाइन होता है, और एक न्यूटन इक्वल टू 10 कहते हैं -5 डाइन होता है। नहीं, एक न्यूटन इक्वल टू 10 कहते हैं +5 डाइन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कार्बन का अपर रूप नहीं है। हम लोग कल ही पढ़े थे कि बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है ये कार्बन का अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट तो बहुत चर्चित कार्बन के अपर रूप हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भी हैं। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना होता है, तो 1.003 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। हम लोग परसों इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखे थे, कल भी देखे थे, आज भी थोड़ा सा केवल देख लेंगे कि इक्वल टू ½ mv² जो होता है वो गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है। गतिज ऊर्जा जो होती थी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती थी। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग पर डे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन साइंस के आए हैं एग्जाम में उसका सलूशन और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यदि आप कोई क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद।